हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो जो आप यूपी टेट 2026 को, चाहे आपका सी टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो, दोनों के अकॉर्डिंग आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की वीडियो में बाल विकास सीडीपी के पेडागोजी और उसके बाद जो उसके मुख्य पॉइंट हैं इसको हम कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरा लास्ट तक आप वीडियो वॉच करिएगा और आज की वीडियो में पूरे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो सिलेबस के आधार पर होंगे। चलिए यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसे कहते हैं। याद रखेंगे, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, किशोरा अवस्था को एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टेनली हॉल। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, जिनका नाम है स्टेनली हॉल। इन्होंने कहा है। और एक कौन व्यक्ति हैं, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसको कहे हैं, तो किशोरावस्था को कहे हैं। आपको बता दूं, जो किशोरावस्था होती है वह 12 साल से लेकर 18 साल की जब बच्चे की अवस्था होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। इसको याद रखेंगे। इसको स्टेनले हॉल ने 1904 में अपनी एक पुस्तक में इसका वर्णन किए थे। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे इससे लगे कुछ प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। प्रश्न ए भी बन जाता है कि गर्भावस्था कितने दिन की होती है या कितने माह की होती है। अगर दिन की पूछे दोस्तों तो 280 दिन को याद रखिएगा। अगर माह की बात पूछे तो 9 माह को याद रखेंगे। इसमें जो बच्चा माँ के पेट में, अर्थात बच्चे का मां के पेट में भ्रूण का विकास जो होता है वह 280 दिन अर्थात 9 माह का होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। गर्भावस्था का जो समय अवधि होती है वह इतने दिन की होती है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे शैशव काल। याद रखेंगे शैशव काल। अगर आपसे पूछे कि शैशव काल कितने दिन का होता है तो शैशव काल जो होता है वह जन्म से लेकर, याद रखेंगे, वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। याद रखेंगे, जन्म से लेकर आपका 2 वर्ष तक जो होता है ना, वो बच्चे का शैशव काल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे, तो आपका शैशव काल कहलाता है। यहीं पे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो पूछता है, आप लोग याद रखेंगे, प्रारंभिक बाल अवस्था किसे कहते हैं। याद रखेंगे, जो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है वह कितने दिन का होता है या किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है ना, वो आपका 2 वर्ष से लेकर आपका 6 वर्ष तक का जो समय अवधि होती है, इसे हम लोग प्रारंभिक बाल अवस्था बोलते हैं, ठीक है। एक आपका आता है उत्तर बाल अवस्था। क्या आता है दोस्तों, अगला आपका आता है कि उत्तर बाल अवस्था किसे कहते हैं, तो आपका जो 6 वर्ष है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवधि होती है, इसे हम लोग उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। आप इसको डायरेक्टली पढ़ लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि गर्भावस्था का समय अवधि कितने दिन होती है, 9 माह 280 दिन। शैशव काल, जन्म से लेकर 2 वर्ष का बच्चा जो होगा वो शैशव काल के दृष्टि में आएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो प्रारंभिक बाल अवस्था कहलाती है। उत्तर बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, उत्तर बाल अवस्था कहलाती है। उत्तर बाल अवस्था को विद्यालय की अवस्था या मिथ्य परिपक्वता का काल कहते हैं, या इसको ग्रुप में खेलने की काल कहते हैं। ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आपको बता ही दिया, 12 से 18 साल की अवस्था होती है। इसको हम लोग संघर्ष, तूफान, अपराध, नए जीवन की उत्पत्ति, इस सब की अवस्था इसको हम मानते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा कुछ बनना चाहता है, नायक नायिका का इसी को बोलते हैं। या लिंग के प्रति आकर्षण किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में होता है। सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रोहन एक व्यक्ति है या एक लड़का है जो पढ़ने संबंधित अधिगम अक्षमता से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, तो सबसे पहले आप देखिएगा पढ़ने से। किससे है दोस्तों, पढ़ने से। तो वह उसके अंदर कौन सा अधिगम क्षमता है, आपको पता है कि आपका जब पढ़ने की बात पूछेगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा, डिसलेक्सिया, पठन संबंधित आपके ये है कि आप पढ़ने में अगर बच्चे के अंदर समस्या आ रही है तो वह डिसलेक्सिया होगा। लिखने में अगर समस्या आ रही है तो क्या होगा, याद रखेंगे, लिखने संबंधित तो ये ग्राफ से संबंधित होता है, यह जो होता है डिसग्राफिया। आपका अगर बच्चा तनाव में, याद रखेंगे, जब बच्चा तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तो उसके अंदर जो आपका अधिगम क्षमता होगा डिस्टेनिया होगा। और डिसकैलकुलिया जो होता है, कैलकुलिया किससे संबंध रखता है, कैलकुलेटर से, ठीक ना। तो जब बच्चा गणितीय गणना करने में अक्षम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिसकैलकुलिया बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पठन संबंधित विकार है उसके अंदर डिसलेक्सिया के साथ जाएंगे, लिखने संबंधित विकार है डिसग्राफिया के साथ चले जाएंगे। और इसके बाद डिस्टेनिया, टेनिया क्या है, टेंशन से है, और टेंशन मतलब तनाव से संबंधित है, तो याद रखेंगे वह डिस्टेनिया विकार होगा उसके अंदर। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से रखिए, तो याद रखेंगे डिसकैलकुलिया किससे संबंध रखता है प्यारे, तो गणना करने से। यह गणना संबंधित विकार बच्चे के अंदर हो, गणना करने में बच्चा अक्षम हो, तो उसके अंदर क्या है, तो डिसकैलकुलिया है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
इतने चीज़ों को याद रखिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भी पूछता है डिश माफिया। क्या पूछता है, याद रखेंगे डिश माफिया। जो डिश माफिया आपका विकार होता है ना, या भ्रम जैसी स्थिति हो जाए, किससे दोस्तों, तो भ्रम जैसी। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, एक जगह पे आपको मुर्गा दिख जाए और यहीं पे आपको मोर दिख जाए, और आप इसमें जो है दोस्तों आप डिफरेंस ना कर पाएँ, इसमें आप लोग अंतर स्पष्ट ना कर पाएँ, तो आपके अंदर क्या है, तो डिश माफिया हो जाएगा। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच करेंगे। लाइक जरूर बनता है दोस्तों। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है, आपको बता दो दोस्तों, गति कौशल जो है ना, याद रखेंगे गति कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो गति कौशल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आपको बता दो दोस्तों, 2 प्रकार के। एक होता है सूक्ष्म गति कौशल और एक होता है आपका स्थूल गति कौशल। दोनों को आप लोग याद रखेंगे, और आशा करता हूं कि आज के इस प्रश्न देखने के बाद आपको ये चीज़ें थोड़ा भी प्रभावित नहीं करेंगी, आप सीख जाएंगे। सूक्ष्म गति कौशल होता क्या है, सूक्ष्म का मतलब क्या है प्यारे, छोटा है आप ऐसे याद रखेंगे। और स्थूल का मतलब होता है ना व्यापक या बड़ा, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। स्थूल का मतलब क्या होता है, व्यापक या बड़ा। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो ये सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल होता क्या है, तो याद रखेंगे इसका डिफरेंस हम लोग मांसपेशियों के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर, तो मांसपेशियां जो, जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, आपकी उंगली हो गई, ये सब आपके क्या है दोस्तों, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं सब मांसपेशियों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसे आप लोग देखेंगे। और जो सूक्ष्म गति कौशल होता है ना, इसमें आपकी सूक्ष्म मांसपेशियां का उपयोग होता है। इस गति कौशल को करने में आपकी सूक्ष्म मांसपेशियां का उपयोग करते हैं। और जो आपका स्थूल गति कौशल होता है, को करने में जो आपके जो स्थूल गति मांसपेशियां हैं ना, इनका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, अगर कहीं पे जैसे देखिएगा कैंची से पेपर काटना, अगर कैंची से कोई महिला पेपर काट रही है या पुरुष ही पेपर काट रहा है, तो उसमें क्या है, वह सूक्ष्म गति कौशल का इसमें वह प्रयोग कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब कैंची चलाने के लिए उसका किस चीज़ का उपयोग करना पड़ा है, तो हाथ की उंगलियों का। तो जब जहाँ पे ये दोस्तों हाथ की उंगलियां किस में आएंगी, तो हाथ की उंगलियों का प्रयोग सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। अगर कोई बच्चा पेपर से कलम से लिख रहा है तो कौन सी गति कौशल कर रहा है, तो वो भी सूक्ष्म गति कौशल कर रहा है। आंख में काजल लगाना, बहुत ज़्यादा पूछता है कि आंख में काजल लगाना, अगर कोई महिला ही है आंख में काजल लगा रही है तो कौन सी गति कौशल करे, तो उंगली से प्रयोग कर रही है ना। तो उंगली का प्रयोग, जो आपकी मांसपेशियां, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, छोटी मांसपेशियों का यूज हो किसी कार्य को करने में, तो वह कार्य सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होगा। और जिसमें आपकी सारी बहुत बड़ी मांसपेशियों का यूज हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तैरना क्या है, स्थूल गति कौशल का। इसमें जो आप लोग तैरने में देखेंगे तो आपका हाथ का भी प्रयोग होता है, आपके पैर का भी प्रयोग होता है, तो इसमें ये स्थूल गति कौशल का उदाहरण होगा। दौड़ना, ये किसका है, स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। व्यायाम करना, ये कैसा है, तो स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो यही कहा है कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है, तो तैरना जो है वह सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है। कलम से पेपर लिखना, आंख में काजल लगाना, कैंची से पेपर काटना, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सूक्ष्म गति कौशल के। आपको कैसे याद करना है, तो इसमें देखिएगा शरीर का जो बड़ा बड़ा अंग, जो शरीर के बहुत ज्यादा अंग जिस कार्य को करने में लीन होंगे ना, तो आपका स्थूल गति कौशल का एग्जाम्पल होगा। और जिसमें शरीर के छोटे छोटे अंग का प्रयोग किया जा रहा हो, वह सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होगा। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के 4 मुख्य कौशल का सही क्रम क्या होता है, याद रखेंगे। भाषा के जो 4 मुख्य कौशल होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, और इनका सही क्रम पूछता है और इसी तरह लिख देता है। और आपको मैं बता दूं, सबसे सही क्रम जो होता है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। क्या होता है प्यारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको आपको याद ही रख लेना है, आप इसको भूलेंगे नहीं। सर्वप्रथम बच्चा कौन सा गति कौशल करता है, या मुख्य कौशल क्या होता है, तो सर्वप्रथम बच्चा सुनने का कार्य करता है। सुनकर वह फिर वह बोलता है, बोलने का काम करता है। बोलने के बाद वह सीखता है पढ़ने को, और इसके बाद जो अंतिम कौशल करता है वह लिखने को। तो बच्चा इसी क्रम में सीखता है प्यारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, हर जगह आपको ये चीजें मिल जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न का मुख्य लेवल या मुख्य आधार यही रहता है। और उसमें एक प्रश्न ऐसा भी बना देता है कि इसमें से कौन मुख्य कौशल है, पढ़ना दे देगा, और इसके बाद आपको उसको उसी में चूज करना होगा। और भी चीजें दे देगा, और पढ़ना को आप चूज करेंगे। इस चारों में से कोई एक दे देगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही होते हैं मुख्य 4 कौशल, और यही इनका शुद्ध क्रम भी पूछ देता है, या उनमें से एक ये दे देगा और इसे कह देगा कि इसमें से आप बताइए कौन है मुख्य कौशल। तो आप बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मानव विकास कैसा होता है। आपको ये बताना है कि मानव विकास जो होता है वह गुणात्मक होता है, कि आपका कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, कि मात्रात्मक होता है। देखिएगा, जब भी आप लोग
बाल विकास के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा या हल करने के लिए आपके सामने आ जाए, तो आप ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को पढ़िएगा और वह ऑप्शन ढूंढ के निकालिएगा जो सबसे लंबा ऑप्शन हो और सबसे पॉजिटिव ऑप्शन हो। याद रखेंगे, लंबा ऑप्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। पहली बात, अगर जब आपको ना आ रहा हो तब की स्थिति बता रहा हूँ, तो लंबा ऑप्शन को सबसे ज़्यादा आप प्राथमिकता देंगे और इसके बाद पॉजिटिव ऑप्शन को आप प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, मैं अगर इसको प्रश्न को बताऊँ तो अगर मैं कहूँ कि गुणात्मक सही होगा, तो याद रखेंगे अगर गुणात्मक सही होगा तो मात्रात्मक छूट जाएगा। आप बताइए, तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों को न करें, क्योंकि दोनों चीज़ें कह रहा है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सबसे बेस्ट मुझे मिल रहा है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक मानव विकास दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर की बात करिएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेद का एक उदाहरण नहीं है। तो लिंग भेद का आपका उदाहरण कौन नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो छात्राओं को समान अवसर देना, लड़कियों को लड़कों से कम आंकना, और सभी के लिए समान वेतन देना, और सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना। तो याद रखेंगे, लिंग भेद का उदाहरण नहीं है, यही आपको बताना है। और सबसे बेस्ट जब आप लोग देखिएगा ना, तो आपको मिलेगा ना कि समान शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना। ये तो बात चलिए सच ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये तो बात सच है, यहाँ पे भेदभाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन लिंग भेद की बात बोला है। क्या बोला है दोस्तों? लिंग भेद। और लिंग भेद की संभावना कहाँ पे दिख रही है? तो लड़कियों को लड़कों से कम आंकना, ये दोस्तों एक जो है लिंग भेद का एक उदाहरण है। और याद रखेंगे, ये तो सब नहीं है ना दोस्तों, छात्रों को समान अवसर देना है भी बात सही है, सबको, छात्रा हो चाहे छात्र हो, समान अवसर। तो यहाँ पे आपका लिंग भेद तो हो ही नहीं रहा है। सभी के लिए समान वेतन की बात, लड़का लड़की के लिए समान वेतन की बात, मेल फीमेल का वर्जन छाटना नहीं है, तो ये बात सही कर रहा है। सभी के लिए समान शिक्षा की बात, यहाँ पे लिंग भेद की बात नहीं कर रहा है। सभी, चाहे लड़का हो तभी भी, लड़की हो तभी भी, दोनों को समान शिक्षा दी जा रही हो, एक छात्र एक अच्छा, एक समान शिक्षा दी जा रही है। आगे देखिएगा इसमें क्या मिल रहा है। तो लिंग भेद का उदाहरण यही है कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकना। यह दोस्तों लिंग भेद को, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। रूढ़िवादिता संबंधित बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रूढ़िवादिता संबंधित यही है ना कि लड़कियां जो होगी वो घर के काम करेंगी, लड़के जो होंगे बाहर के काम करेंगे, गाड़ी जो होगा ना वो लड़के चलाएंगे, और लड़कियां जो होगी वो केवल घर पे रहेंगी, घरेलू काम करेंगी। लड़कियां जो होगी वो ऑफिस दफ्तर का काम नहीं करेंगी, लड़के जो होंगे वो ऑफिस दफ्तर का काम करेंगे। ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और रूढ़िवादिता जैसा प्रश्न पूछेगा वहाँ पे सबको समान भाव देगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वही बात सही हो जाएगा, उसमें रूढ़िवादिता नहीं रह जाएगा। रूढ़िवादिता वो होता है ना कि जो हम चीज़ों को दर दर ब दर जो पीढ़ियाँ होती हैं उसमें हम देखते आ रहे हैं कि महिला जो होगी केवल साड़ी पहनने का काम करेगी, वह पुरुष के शर्ट टी शर्ट पैंट को नहीं पहनने का काम करेगी। यह रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक विकास की पहली एजेंसी कौन सी है। मैं यहाँ पे रूढ़िवादिता से एक प्रश्न बता दूं, बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आपका बनता भी है कि लिंग एक कौन सी संरचना है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग आज नोट कर लीजिए। लिंग एक क्या है दोस्तों? तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। क्या है? तो याद रख लीजिएगा, आज से के बाद आप इस चीज़ को ना भूलिए, अपने मन में इस चीज़ को रख लीजिए। लिंग क्या है? तो सामाजिक संरचना है। याद रखेंगे, लिंग क्या है? तो सामाजिक संरचना है। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जेंडर। जेंडर क्या होता है? तो एक जैविक संरचना होता है। दो चीज़ आप लोगों को याद ही रखना है कि जैविक संरचना क्या है, तो जेंडर है। ये चीज़ बहुत पूछता है, बहुत जगह पे पूछता है। और लिंग क्या है? तो सामाजिक संरचना है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विकास की पहली एजेंसी क्या होती है? याद रखेंगे, जो सामाजिकता की एजेंसियां को दो बराबर भागों में बांट जाता है। कितनी भागों में? तो दो भागों में, एक प्रथम और एक द्वितीयक। तो जहां पे बच्चा स्वयं से सीखे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के सीखे, तो वह सामाजिकता की प्रथम एजेंसी होती है। और जहाँ पे बच्चा को सीखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, या उसको उस चीज़ को करने के लिए वो करना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो द्वितीयक एजेंसी होती है। जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे बच्चा घर में है ना, तो यह जो दोस्तों होगा ना, जो घर होगा, परिवार होगा, आस पड़ोस होंगे, मित्र होंगे, यह सामाजिकता की प्रथम एजेंसी कहलाएगी। याद रखेंगे, बिना किसी दबाव में बच्चा यहाँ पे सीखता है, फ्रीडम अवस्था में सीखता है। और जो आपका द्वितीयक अवस्था होती है ना, द्वितीयक सामाजिकता की द्वितीयक जो एजेंसी होती है, यहाँ पे बच्चा सीखने के प्रति उसे लगना पड़ता है, और प्राथमिक एजेंसी में लगना नहीं पड़ता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक विकास की पहली एजेंसी कौन है? तो आपको बताइएगा, परिवार है। परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, आस पड़ोस है, मित्र है, सब क्या है दोस्तों? सामाजिकता की पहली एजेंसी होती है। विद्यालय क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है। सहकर्मी, ये भी सेकेंडरी एजेंसी है। और मीडिया, ये भी सेकेंडरी एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए कि पेडागोजी के प्रश्न है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे उस गतिविधि में, कैसी गतिविधि में भाग लेते हैं? तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए,
दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से और पुरस्कार के लिए। आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात आप याद रखेंगे, 1000 प्रश्न के पेडागोजी के प्रश्नों को आसान भाषा में आप कवर कर लेंगे। बच्चा को कभी आप डांटना नहीं है। आप एक सफल टीचर का या एक सफल अभिभावक का गुण होता है कि बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को कभी मारना नहीं है, बच्चे को कभी बांटना नहीं है, कभी बैठाना, अलग बैठाना नहीं है, बच्चे को कभी मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, बच्चे के ऊपर दबाव बनाना, बच्चे को पुरस्कार देना, बच्चे को तिरस्कृत करना, बच्चे को ये सब चीज़ें करना बच्चे के शिक्षा के अकॉर्डिंग, बाल विकास के अकॉर्डिंग ये निगेटिव टैग वर्ड हैं, आप ऐसे याद रखेंगे। और बच्चे को चीज़ें नहीं करना है, बच्चा कभी दबाव में अच्छा चीज़ नहीं पढ़ पाएगा, बच्चा कभी डांट से बचने के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और पुरस्कार भी देना क्या है दोस्तों, ये निगेटिव टैग वर्ड है, आपको याद रखना होगा। पुरस्कार जो होता है बच्चे सीखने का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं होता है, केवल आप लोग तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर बच्चे के ऊपर दबाव नहीं करना है, याद रखेंगे। शिक्षक को डांट से बचने के लिए नहीं, बच्चा गतिविधि वहाँ पे सबसे अच्छा करता है जहाँ पे बच्चा अपने रुचि के अकॉर्डिंग लगा हो, और जो शिक्षा बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है वहाँ पे बच्चा लीन रहता है। बच्चा ग्रुप में सीखना अच्छा समझता है, बच्चा रुचि से सीखना अच्छा समझता है, बच्चा जो होता है अपने मन से, स्वतंत्रता से, बच्चों के अंदर एक सीखने के प्रति उत्साहिता आप जगाइए, बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चा को आंतरिक मोटिवेशन प्राप्त होगा, तब बच्चा वहाँ पे एक अच्छा सृजनशील तरीके से सीखेगा। तो अपने रुचि से जब बच्चा सीखेगा तो वहाँ पे उस गतिविधि में अच्छा तरीका से लीन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का वो मतलब होता है ना, आपको मैं बता दूं, ऑप्शन आप बाद में पढ़ेंगे, कि वह शिक्षा जो बालक को केंद्र मानकर दी जाए, मतलब जो बच्चे को शिक्षा दी जाए वह बच्चे के एज के अकॉर्डिंग दी जाए, बच्चे के अनुसार सिलेबस को तैयार किया जाए, बच्चे के अकॉर्डिंग दी जाए। मतलब बच्चा को ऐसा शिक्षा न दिया जाए कि बच्चा उसको पढ़ने में अपने आप को अच्छा ना महसूस करे, बच्चा वहाँ पे बोरिंग महसूस करे। नहीं, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, मतलब कितने एज का बच्चा है और उसको सिलेबस कैसा तैयार होना चाहिए और उसको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए, पहली बात। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ये होता है कि बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना ये होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना ये होता है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ये होता है, याद रखेंगे। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, वह बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, मतलब बच्चा कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जब भी आप सीडीपी पेडागोजी के प्रश्न को प्यारे हल करिएगा तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बता दूं कि वह ऑप्शन को आप बिल्कुल सही मानिएगा जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, बच्चा जहां पे एक्टिव हो। यहाँ पे देखिए ना, चलिए मैं आपको एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि बच्चा कहाँ पे सक्रिय है, अर्थात बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, वह आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं आपको यही बता दिया, तो आप क्या करिएगा, मैंने एक्टिव या सक्रिय को बता दिया। अब देखेंगे बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये तो बात सही है, बाल केंद्रित शिक्षा में नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो इसको आप सही मानिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो नहीं सही मानेंगे, बच्चा उतना एक्टिव है नहीं। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, याद रखेंगे, अनुगमन और अनुकरण का मतलब होता है सीखना, बच्चा सीख रहा है। चलिए बात तो ये भी सही है, आप कह रहे हैं शिक्षक बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, आपको कहना पड़ रहा है, याद रखेंगे। बच्चा यहाँ पे एक्टिव है नहीं है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों को पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र छोड़ देंगे, ये बच्चा का बाल केंद्रित शिक्षा है नहीं। आप देखेंगे कि बच्चा जो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना, और सक्रिय भागीदारिता का मतलब जो कक्षा में चीजें पढ़ाई जा रही है उसको बच्चा सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से सीखे, या सीखने के प्रति लीन हो, या उसके प्रति उसके अंदर रुचि हो। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की बात करिएगा, 10 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन, याद रखेंगे, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, यही बताना है। तो यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, बच्चे को कभी अलग करना ही नहीं है। याद रखेंगे, मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, अलग करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। आगे देखेंगे, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चों को कभी सीख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ ही नहीं करना है, बच्चा सीखे या ना सीखे। आप एक टीचर के नाते ये नहीं कह सकते कि बच्चा कभी नहीं सीख सकता। बच्चा को आप लोग हरदम आप मोटिवेट करिएगा कि आप सीख सकते हो, आप केवल सीखने के प्रति उत्साहित हो। तो याद रखेंगे, बच्चा कभी सीख ही नहीं सकता, ये तो निगेटिव बात है, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते एक सफल टीचर के नाते। चलिए आगे देखते हैं, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं, नहीं गिफ्ट ऑफ गॉड। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा, सर्व शिक्षा, समान शिक्षा और शिक्षा का सबका अधिकार, ये आपको पता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बच्चे को समान शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। आगे देखते हैं कि एक बच्चा जिसकी मानसिक
आयु 12 वर्ष है और इसके बाद कालानुक्रमिक आयु उसकी 10 वर्ष है। याद रखेंगे कालानुक्रमिक आयु का मतलब है दोस्तों वास्तविक आयु। याद रखेंगे इसका मतलब क्या है दोस्तों, वास्तविक आयु इसी को बोलते हैं। तो इसका IQ क्या होगा, IQ का मतलब होता है बुद्धि लब्धि। क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा IQ का मतलब क्या होता है प्यारे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करिएगा। बुद्धि लब्धि आपको पता होना चाहिए कि जो IQ का सूत्र होता है उसका सूत्र होता है मानसिक आयु। क्या होता है आपको इसको याद रखना, मानसिक आयु, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु। क्या होता है, वास्तविक आयु और गुणा के 100। इसी में इस चीज को रखेंगे। आपका क्या कहा है, मानसिक आयु कितना कहा है, मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु आपका 10 वर्ष और इंटू 100 कर दीजिए। आपका 0 से 0 कट गया और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, तो इसका IQ 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा, इसका IQ 120 हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न तो ऐसा प्रश्न बन जाता है, आप इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि यह सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, या दिया किसने था, तो विलियम स्टेन ने। क्या नाम है दोस्तों, तो याद रखेंगे इस सूत्र को देने वाले व्यक्ति का नाम है कि विलियम स्टेने। याद रखेंगे ये कब दिए थे, तो 1912 में दिए थे। और याद रखेंगे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि यह बुद्धि लब्धि का सूत्र को संशोधित किसने किया था, तो लुईस टर्मन। याद रखिएगा लुईस टर्मन, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। लुईस टर्मन जो है ना संशोधित करने का कार्य किए थे और सूत्र देने का काम किए थे विलियम स्टेन ने 1912 में। इस चीज को याद रखिएगा। एक प्रश्न भी बनता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100। ये बात को याद रखिएगा। और एक आप लोग प्रश्न भी देख रहे हैं, प्रश्न ऐसे बन जाता है। प्रश्न में केवल मानसिक आयु का मान बदल देगा, वास्तविक आयु का मान बदल देगा और आपका बुद्धि लब्धि पूछ देगा। चाहे बुद्धि लब्धि दे देगा, मानसिक आयु दे देगा और वास्तविक आयु पूछ देगा, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। एक चीज आपको मैं और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो बुद्धि लब्धि वाली चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, लेकिन वो मेरे ध्यान से उतर गई। मैंने क्या बताने वाला था, चलिए आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत से या सामाजिक संरचना सिद्धांत से दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, यही आपको बताना है। तो आपको बता दें जो ये मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की, आप लोग याद रखेंगे लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है ना वो सहयोग से सीखता है या बच्चा समाज से सीखता है। याद रखेंगे तो यह सहयोगी प्रोजेक्ट होगा कि आपका मानवीकृत परीक्षण होगा कि तथ्यों पर आधारित पत्र स्मरण के प्रश्न होंगे कि वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। जब आप इसको देखेंगे तो आपको बता दें लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका कहना है ना कि बच्चे जो होते हैं ना वह समाज से या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, बच्चा समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मैं आपको बता दूं जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है वह हार्वर्ड गार्डनर, कौन, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब दिए थे, तो 1983 में। कब दोस्तों, तो 1983 में। आपको ये चीजें याद रखना होगा जो आपको अभी बताया ना लेव वाइगोत्स्की किसका दिए थे, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों, तो याद रखेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो आपको बताना होगा कि यह सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पे जीन पियाजे की बात करेंगे। जीन पियाजे के बारे में पूछे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। याद रखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न ये बन सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके जीन पियाजे हैं। याद रखेंगे। और इन्होंने आपको बता दूं 4 चरणों में बच्चों के विकास अवस्थाओं को बांटा था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे आप लोगों को बता दूं एक और मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत ज्यादा पूछता है कि नोम चॉम्स्की। याद रखेंगे नोम चॉम्स्की का कौन सा सिद्धांत है, नोम चॉम्स्की का एक सिद्धांत है कि भाषा अधिग्रहण उपकरण इन्होंने बताया था। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जो बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह किसने कहा था, तो नोम चॉम्स्की ने कहा था। इस बात को याद रखेंगे। आपको एक बात और बता दूं कोहल वर्ग, याद रखेंगे कोहल वर्ग एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिए थे दोस्तों, तो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों, तो आपका कोहल वर्ग दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये तो याद ही रखिएगा। आपका कोई एक ऐसा साल ढूंढ लीजिए, यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट, सी टेट, जो भी कुछ हो दोस्तों, जहां पे आपका सीडीपी बनता हो, आप लोग याद रखेंगे हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धिता का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नोम चॉम्स्की जन्मजात बच्चे में सीखने की क्षमता और कोहलर वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। ऐसे अगर इसमें से एक ना आया हो तो आप हमसे कहिएगा, हर साल इससे बनता है प्रश्न, इसलिए आप इस चीज को याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
महान मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपना शोध किस पर किया था? आपको बता दूं कि कौन मनोवैज्ञानिक ने किस चीज पर शोध किया, तो याद रखेंगे जो आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक है वह बिल्ली पर शोध किए थे। किस पर दोस्तों? याद रखेंगे तो यह शोध किस पर किए थे? बिल्ली पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पावलाव, याद रखेंगे पावलाव ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो किस पर शोध किए थे, तो याद रखेंगे कुत्ता पे। किस पर किए थे दोस्तों? कुत्ता पे। और यह शास्त्रीय अनुबंधन को समझने के लिए किए थे। आप लोग इसको याद रखेंगे, कुत्ता पे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर आप बात करिएगा बीएफ स्कैनर की, किसकी दोस्तों? बीएफ स्कैनर की। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, लिखना थोड़ा दिक्कत होता है। तो बीएफ स्कैनर की, तो बीएफ स्कैनर ने कबूतर और चूहों पर प्रयोग किया था। किस पर दोस्तों? याद रखेंगे कबूतर और चूहे पर किसने प्रयोग किया था? तो कबूतर और चूहों पर प्रयोग बीएफ स्कैनर ने किया था। अगर आपको एक और बता दे रहे हैं, वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था? तो वाटसन शिशु पर शोध किए थे। याद रखेंगे छोटे बच्चों पर। शिशु किसे कहते हैं? तो जो बच्चे का उम्र जन्म से लेकर 28 दिन तक बच्चा जो होता है ना, इसको नवजात शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नवजात शिशु बोलते हैं। इस तरीकों को ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पूछ देता है नवजात शिशु का जन्म अवधि या इसका समय कितना होता है? तो 28 दिन के बच्चे को, जन्म से लेकर 28 दिन के बच्चे को नवजात शिशु का नाम देते हैं। और वाटसन साहब ने छोटे बच्चों पर यह अपना प्रयोग किए थे, शिशु पर। बीएफ स्कैनर कबूतर और चूहों पर किए थे, पावलाव कुत्ते पर किए थे, और एडवर्ड थॉर्नडाइक किस पर किए थे दोस्तों? तो बिल्ली पर किए थे। आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी जो कक्षा होती है इसमें समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। याद रखेंगे ये जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं, समावेशी कक्षा तो आपको मिल गया, लेकिन समावेशी शिक्षा क्या होती है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें समान शिक्षा सभी बच्चे को दिया जाए, चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लुज्जा हो, जो भी कुछ हो बच्चा, लेकिन एक छत के नीचे समान शिक्षा जो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है उससे हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं, और उस कक्षा को समावेशी कक्षा बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र को दिया जाता है, चाहे वह तेज हो चाहे वह कमजोर हो पढ़ने में, सबको समान शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की बात करिएगा। 16 नंबर क्या कर रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? तो संवेदना जो होती है ना, याद रखेंगे, अगर आप कोई पढ़ रहा है, आप ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप लोग याद रखेंगे, जो जब आपको कोई बुलाता है तो आप लोग निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? मतलब देखेंगे, आप इससे प्रश्न को देख लो, ये आप हो, यहाँ पे कवर करिएगा, ये आप हैं दोस्तों, और याद रखेंगे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपने सुनने का तो काम कर लिया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि यह ध्वनि संवेदना है कि दृष्टि संवेदना है कि स्पर्श संवेदना है कि प्रत्यक्षण संवेदना, नहीं। इसमें कह रहा है कि वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा, मतलब वह छात्र जो पढ़ रहा है ना, वह सुनकर वह अपनी अनुक्रिया मतलब अपनी बातों को कैसे प्रकट करेगा। आपको कोई बुलाता है तो आप उसको बोलते हैं ना कि हाँ बोलिए, तो वह कौन सी संवेदना होगी? तो वह आपकी ध्वनि संवेदना होगी। याद रखेंगे क्या होगी दोस्तों? ध्वनि संवेदना होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर प्रश्न की गहराइयों तक जाएंगे तभी आप आंसर ढूंढ कर लाएंगे। अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपने सुनने का तो काम कर लिया, ठीक है, लेकिन वह कह रहा है कि वह बच्चा अपनी संवेदना को कैसे प्रकट करेगा, मतलब हमको बुलाया किसी ने, तो अगर बुलाया तो मैं कैसे उनको अपनी बातों को बताऊंगा? तो बोल के ही तो बताऊंगा, तो ध्वनि संवेदना होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर की बात करेंगे कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो जो आपकी समावेशीकरण की सफलता होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, इसके बाद आपका अलगाव, और इसके बाद आपका संवेदनशीलता। याद रखेंगे, तो जो आपका समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो याद रखेंगे क्षमता निर्माण का अभाव में तो आप कर ही नहीं सकते समावेशीकरण। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना है, बिल्कुल गलत बात है। अभिभावक जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो बच्चे के सीखने में मदद कराते हैं, और समावेशीकरण में वो क्या पहुंचाएंगे? वह एक मदद पहुंचाएंगे। अलगाव बिल्कुल होगा नहीं। जो संवेदनशीलता होती है ना, संवेदनशील जो बच्चा होता है वह समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चा संवेदनशील होगा तो सीखने के प्रति क्या होगा दोस्तों? तो सीखने के प्रति वो एक्टिव होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर की बात करेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से क्या शामिल है? याद रखेंगे, आपको बहुत जगह पे ये चीजें ऐसे भी पूछ देता है कि सतत विकास या समग्र मूल्यांकन क्या है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार। बच्चा के अंदर जो होता है ना, सतत विकास होता है, लगातार विकास होता है। बच्चा लगातार सीखता है। बच्चे के अगर विकास की बात बोलिए ना, कोई पूछे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, तो बच्चे का विकास जो होता है ना, वह गर्भ से लेकर कब्र तक होता है।
कब्र तक होता है। आप लोग देखिएगा, जब बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट होता है वहाँ से बच्चे का विकास होता है, क्यों ना क्यों वहाँ पे भले से शारीरिक विकास ही स्टार्ट हो और कब्र तक बच्चे के अंदर विकास होता है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। विकास के बहुत पहलू होते हैं, जैसे मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, बहुत से विकास हो गए, लेकिन मैं केवल विकास की बात कर रहा हूँ। बच्चे का विकास गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। आगे देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो केवल संकलनात्मक आकलन केवल टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड, केवल शब्द आए आप तुरंत गलत काटिएगा। प्रश्न को पढ़कर आप उसका भाव तो जानने का कोशिश करिएगा, लेकिन केवल आ जाए तो आप उसको समझिएगा कि यह आपका निगेटिव ही है। 70 से 80% चांस है कि वो गलत ही है। न तो संरचनात्मक और न ही संकलनात्मक, ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका गलत होगा। आगे देखेंगे केवल संरचनात्मक आकलन, ये भी गलत होगा। सबसे बड़ा जो ऑप्शन है देखिए ना, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यह सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, आपको तो बार बार बता रहे हैं कि वाइगोत्स्की साहब बोले थे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की साहब दिए थे। वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि बच्चा जो होता है वो समाज से अंतः क्रिया करके या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ के और बच्चा सीखता है। यह किसका कथन है, तो यह लेव वाइगोत्स्की जी का है। तो याद रखेंगे 19 नंबर का रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो सांस्कृतिक एवं भाषा संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, बिल्कुल गलत बात है। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यह इनका कुछ कथन है ही नहीं। उनका कथन तो यह है ना कि सांस्कृतिक और भाषा जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। चलिए आगे देखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे वयस्क से सीखते हैं। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे जो समाजीकरण है ना, यह प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय से सीखते हैं, सही बात है। श्रेष्ठ जनों से मतलब बड़े लोगों से सीखते हैं, सही बात है। इन सभी से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर की बात करिएगा, बच्चे को संकेत देना। यहाँ पे देना है दोस्तों, ये मिस टाइपिंग है कि बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो याद रखेंगे, यह मॉडलिंग का उदाहरण है नहीं, यह प्रबलन का उदाहरण है नहीं, अनुबंधन का उदाहरण है नहीं, यह जो होता है पाड़ या ढांचा। याद रखेंगे इसका मतलब होता है संकेत या सहारा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहारा देना। आपको ढांचा पता है ना किस चीज का, ढांचा में देखते हैं मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, तो ढांचा क्या होता है, सहारा देना, मतलब उसी के अनुसार दूसरी मूर्ति तैयार की जाती है। और पाड़ या ढांचा किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, या पाड़ या ढांचा का एग्जाम्पल है, मतलब बच्चे को सहयोग प्रदान करना। पाड़ या ढांचा क्या होता है, सहायता प्रदान करना, यह सहयोग या मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर की बात करिएगा, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है। याद रखेंगे, तो जो भाषा अवबोधन मतलब भाषा को बोलने में बच्चे के अंदर दिक्कत आए, तो याद रखेंगे यह जो होता है ना अफेजिया होता है। क्या है दोस्तों, ये चालाघात है कि पठन वैकल्य है कि वाक्य संबंध रोग है कि भाषाघात है, तो अफेजिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। जब बच्चे को याद रखेंगे, बच्चा जब अपने विचारों को, भाषा को या अपनी बातों को बोलने में अक्षम हो, मतलब बोलने में वह जैसे कि जो स्वर है या व्यंजन है या जो वाक्य है सही तरीके से उसका उच्चारण न कर पाता हो, उसको भाषाघात बोलते हैं और यह अफेजिया के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी। तो यही है दोस्तों कि भाषा अवबोधन से संबंध क्या है, मतलब इसमें बच्चा जो होता है ना हकलाता है, हकलाना, एक शब्द याद रखेंगे, हकलाना मतलब वह स्वर जो भी अपने बातें हैं ना वो तेजी से नहीं, जैसे ऐसे ऐसे करता है दोस्तों, याद रखिएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक सामान्य बालक में बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 90 से लेकर 110 का जो बुद्धि लब्धि होता है ना बच्चा, उसको हम सामान्य बुद्धि का बालक बोलते हैं। और इसके बाद जो 140 प्लस होता है ना, इसको प्रखर बुद्धि का बालक बोलते हैं। और इसके बाद जो आपका 50, 60, 70 में होता है ना, ये जड़ बुद्धि या निम्न बुद्धि का बच्चा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो जो आपका सृजनात्मकता, याद रखेंगे सृजनात्मकता का मतलब होता है सीखी गई बात की पहचान करना। तो जो सृजनात्मकता की पहचान किससे होता है, पुराने व्यवहार से होता है नहीं, चित्रकला से होता है नहीं, संगीत से होता है नहीं, नवीन परिणाम से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीकों को आप याद रखेंगे, जो सृजनात्मकता की पहचान होती है वह नवीन परिणाम से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 25 नंबर की बात करेंगे, स्मृति का अंग
अंग कौन सा नहीं है, स्मृति का कौन सा अंग नहीं है, चिंतन, आपका अधिगमन, और इसके बाद प्रत्यास्मरण, और इसके बाद प्रत्यभिज्ञान। याद रखेंगे ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन याद रखेंगे स्मृति का अंग कौन नहीं है, तो चिंतन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतन जो है ना, स्मृति का अंग नहीं है या सीखने का अंग नहीं है। इस तरीकों को याद रखेंगे, चिंतन करना या डिप्रेशन में जाना, और ये निगेटिव टैग वर्ड है। चिंतन बच्चा को चिंतित नहीं कराना, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे 26 नंबर की बात करेंगे, सीखने में सहायक है। सीखने में क्या सहायक है, अवधान, अंतर्द्वंद, और इसके बाद दुश्चिंतता, और इसके बाद थकान। तो सीखने में सहायक थकान नहीं है दोस्तों, दुश्चिंतता नहीं है। अवधान या दोस्तों पठार का ही रूप होता है। अंतर्द्वंद मतलब जब बच्चा अंतर्ध्यान मग्न होता है, जब बच्चा रुचि लेता है, तो वहाँ पे सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंतर्द्वंद जो होता है ना, यह सीखने में सहायक होता है। बच्चे के अंदर सीखने की आंतरिक दशा का जो व्यवधान इसमें बताया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवधान नहीं, यह जो साधन होता है, ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर की बात करेंगे, बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, तो परिवार है। यहाँ से बच्चा प्रथम सीखना स्टार्ट करता है। और प्रथम टीचर माता है, या प्रथम पहचानना किससे स्टार्ट करता है, तो माता को। और यहाँ से भाषा का विकास होता है, तो परिवार से होता है। प्रथम टीचर की बात पूछे तो माता है, ये बात आप लोग को याद ही रखेंगे। किसके प्रति सबसे पहले आकर्षित होता है बच्चा, तो माता के प्रति होता है, ये भी चीज़ों को याद रखेंगे। प्रथम डॉक्टर की बात पूछे तो माता ही है। आगे देखते हैं कि एक शिक्षक कि अपने विद्यार्थियों पर की गई मौखिक टिप्पणी जो उस विद्यार्थियों के सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाती है, यह कहलाती है आलोचना, प्रशंसा, पुनर्बलन और दंड। याद रखेंगे। आप इस प्रश्न को देखेंगे और मैं आशा करता हूं मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करूंगा और आपको पाड़ या ढांचा, जिसको बोलते हैं दोस्तों संकेत या हिंट, मैं हिंट प्रदान करूंगा। आंसर आप बताइएगा कि एक शिक्षक की अपने एक विद्यार्थी पर की गई मौखिक टिप्पणी मतलब मुंह से बोलकर, याद रखेंगे जो टिप्पणी की गई है वह उसके प्रति उत्साहित बढ़ाती है। आलोचना, अब बच्चे का आलोचना करिएगा तो बच्चा सीखने के प्रति उत्साहित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रशंसा ये दोस्तों नहीं होता है। दंड ये भी नहीं होता है। पुनर्बलन जो होता है ना, बच्चे को मोटिवेट करना है या बच्चे को उत्साहित करना है, ये दोस्तों होता है पुनर्बलन। और यह जो टिप्पणी होती है ना, वह बच्चे को सीखने के प्रति उत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोचना करिएगा तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा जो डिप्रेस्ड होगा, बच्चा सीखने में मदद नहीं पहुंचाएगा, यह बच्चा उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, अच्छा उसे नहीं लगेगा, ये नेगेटिव बात है। प्रशंसा करना है, बच्चा का प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये नेगेटिव बात है। दंड देना, मारना, पीटना, डांटना, फटकारना सब नेगेटिव बात है। लेकिन पुनर्बलन जो होता है ना, बच्चे को मार्गदर्शन प्रदान करना, बच्चे को अच्छी कहानियां प्रदान करना, बच्चे को आंतरिक मोटिवेट करना, बच्चे को बाहर मोटिवेट करना या अच्छी अच्छी कहानियां बताना, ये सब दोस्तों पुनर्बलन के एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करेंगे। एक अच्छे परीक्षण के गुण हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपयुक्त। सभी के साथ चले जाते हैं, सभी आपके अच्छे जो परीक्षण के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। उनको पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर और सजा देकर। आपको सही बात यही बताना है। तो याद रखेंगे, ये आपको चीज़ों को देखेंगे ना, तो बच्चे को आप सजा देकर चोरी की आदतों से आप दूर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। सजा देकर ही आप बच्चे को दूर नहीं कर सकते, या इसका बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ताड़ना का मतलब ये होता है ना कि बच्चे को श्रमित करके या बच्चे को श्रम प्रदान करके, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उदाहरण देके ये नहीं होगा दोस्तों। उनको परितोषित देकर, परितोषित का मतलब होता है उनको बता करके आप सही हो, आप गलत हो, ये नहीं करना चाहिए, या अच्छी चीज नहीं है। आप परितोषिक का मतलब ये होता है कि बच्चों को चीजों को बताइए कि आप चोरी की चीजों को छोड़िए, चोरी करना गलत चीज होता है, चोरी से ये चीजें की हानि होती है। तो याद रखेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर करिएगा, तो उनको परितोषित देकर, उनको सही या गलत बातों को बताकर, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 30 प्रश्नों की हुई श्रृंखला खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।